अम्बेडकरी चळवळ का एक बहुत ही मजबूत सिपाही जो था, आज मनोज संसारे, अचानक जब उसकी मौत की खबर मिली तो यकीन नहीं हो रहा था कि आज मनोज संसारे दुनिया में नहीं है। मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि कुमार सप्तर्षि जैसे महान लोग आज इस सत्कार कार्यक्रम के अंदर यहां पर मौजूद है। मैं राहुल डंबाले साहब, उनकी पत्नी सुवर्णा डंबाले और तमाम लोग जिन लोगों ने यहां पर मेरे बारे में दो अच्छे शब्द कहे हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे लिए जाती तौर के ऊपर ये बड़े फख्र की बात है कि मैं आज पुणे के इस पत्रकार संघ के अंदर आया। शायद 10 साल पहले कभी सोचा नहीं होगा कि जिस पत्रकार संघ में मैं पत्रकार बोलकर आया करता था, पत्रकार संघ के अंदर कैंटीन में बैठकर लोगों के इंटरव्यूज लिया करता था, यहां पर एक पत्रकार की हैसियत से यहां पर बैठा करता था, कभी सोचा नहीं था कि 10 साल के बाद इसी पत्रकार संघ के अंदर एक खासदार बनकर आऊंगा और आप लोगों का ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल डंबाले साहब जब मेरे पास औरंगाबाद में आए, उनके साथियों के साथ उन्होंने बहुत जोर दिया था कि हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मन में ये एक ख्याल था कि अगर हम इसका अगर सत्कार करेंगे तो लोग इसका मतलब ये ना निकाले कि ये तो सत्कार करने के लिए ये काम किया गया था। तो मैंने राहुल डंबाले साहब को साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं ये सत्कार ले सकता हूं करके, क्योंकि इसका सत्कार से कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि अगर लोक प्रतिनिधि अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और मैं उस वक्त अपना फर्ज अदा किया लोक प्रतिनिधि होने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिन लोगों ने मुझे चुनकर दिया था। अगर उनके ऊपर कुछ आफत आने वाली है और अगर मैं उसको नहीं समझ सकूं और उनके लिए खड़ा नहीं रहूं तो फिर मुझे लोक प्रतिनिधि होने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने नहीं बोल दिया। उसके बाद राहुल डंबाले साहब लगातार संपर्क में रहे और फिर दिल्ली में मेरे मकान पे आए और उन्होंने बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं राहुल डंबाले साहब और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं जिस काम के लिए आप लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2014 से मैं औरंगाबाद शहर का आमदार बना। सितंबर 2014 तक कुमार सप्तर्षि साहब मैं पत्रकार बोलकर था, पूना में ही था। और 1 महीने के बाद, पूरे 1 महीने के बाद मैं आमदार बन गया था। तो ये था कि लोग जिंदगी बिता देते हैं, मेहनत करते हैं कि हमें आमदार बनना है। आमदार तो बहुत दूर की बात है, कॉर्पोरेटर बनने के लिए लोग हैं तो मैं सालों साल मेहनत करते हैं। और एक बंदा यहाँ पे 12 साल एनडीटीवी के लिए काम करने के बाद अपने शहर जाता है और लोग को कहता है कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। तो लोग मुझे देखने के लिए जो आते थे वो ऐसे अद्भुत तरीके से देखने के लिए आते थे कि ये कौन दीवाना आदमी आ गया है 1 महीना पहले और कह रहा है कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा करके। मैंने लड़ा और मैं जीता। 5 साल मेहनत किया, काम किया। लेकिन एक दंगे का जिक्र जो बार बार यहां पर किया जा रहा है, मैंने 2014 में जब चुनकर आया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि ये वही शहर था कि जैसे 30 साल पहले एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी के अंदर इसका नाम लिया जाता था। इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे पास हो रहा था, बहुत ज्यादा वहां पर विकास के काम हो रहे थे। फिर मैं सोचता कि इन 30 सालों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि हमारा शहर इतना पीछे चला गया। जवाब ये था कि हर साल या हर कुछ महीने के बाद कुछ न कुछ छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर शहर में दंगे भड़क जाते, हिंदू मुस्लिम के फसाद हो जाते और ये शहर में लोग आने से कतराते। मैं जब 2000 में चुनकर आया, मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि नहीं, मैं जब तक रहूंगा लोक प्रतिनिधि, मैं आपको वादा करूंगा कि मैं यहां पर इस शहर को कभी जलने नहीं दूंगा, मैं यहां पर दंगे नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि 2018 में मैं अपने पूरे परिवार के साथ मैं सिंगापुर गया था। मेरे लड़के का एडमिशन था और बहुत सालों के बाद हमारी फैमिली एक साथ, मेरे 2 लड़के हैं,
हम एक साथ मिलकर एक फॉरेन कंट्री गए थे कुछ दिन वहां पे गुजारने के लिए। 2018 की बात है। मैं जिस दिन वहां पर सिंगापुर में पहुंचा, मैं होटल में चेक इन किया। रात में 2 बजे के करीब दूसरे कमरे में जहां पर मेरा लड़का रुका हुआ था, वो जोर जोर से खटखट करने लगा। मैं घबरा के दरवाजा खोला तो उसने मुझसे कहा कि डैडी आपका फोन बंद है, औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर आपको लगातार फोन कर रहे हैं, वहां पे औरंगाबाद में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं व्हाट्सएप कॉलिंग के ऊपर था, जैसे ही देखा तो व्हाट्सएप कॉलिंग के ऊपर बहुत सारे उस वक्त के पुलिस कमिश्नर के फोन मेरे पास थे, लेकिन मैं छुट्टी के ऊपर आया हुआ था तो मैंने साइलेंट मोड के ऊपर करा था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे आते ही यहां पर आफत शुरू हो जाएगी। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया कि एक बहुत ही छोटी सी वजह से शहर के अंदर दंगा हो गया है, और वो खुद उस वक्त बंबई में एक मीटिंग के लिए आए थे। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि मैं भी बंबई में हूं और मुझे पता चला कि आप भी इंडिया से बाहर हैं, आप भारत देश में नहीं हैं, आप कहीं फॉरेन कंट्री में। मैं कहा कि हाँ, मैं सिंगापुर में हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ क्या है। उन्होंने बताया मुझे एक रात के अंदर एक 17 साल का लड़का मर जाता है दंगे में, और एक 70 साल का बुजुर्ग मर जाता है। एक लड़का मुसलमान मरता है, एक हिंदू मर जाता है, एक ही रात के अंदर। मैं लगातार अपनी टीम के साथ संपर्क बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी तरह से माहौल कंट्रोल के अंदर आ जाए। मुझे 4 बजे के करीब कमिश्नर साहब का फोन आता है और वो कहते हैं कि सर, सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसा करेंगे। मैं एयरपोर्ट पे हूं और मैं फ्लाइट लेके अभी औरंगाबाद पहुंच रहा हूं। मैंने उनकी जैसी ही बात सुनी, मैंने खुद अपना बैग पैक किया, और मैं बैग जब पैक कर रहा था तो मेरा छोटा लड़का नींद में से उठा और उसने पूछा कि डैडी ये क्या कर रहे हैं आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं कहा कि बेटा मुझे वापस औरंगाबाद जाना पड़ेगा। एक रात भी नहीं हुई थी, मैंने फौरन औरंगाबाद में एयरलाइन से कांटेक्ट किया। एक फ्लाइट थी जो मैं कैच कर सकता था, वही बैग लिया और वही बैग लेकर वापस मैं अपने पूरी फैमिली को वहीं पे छोड़कर मैं वापस औरंगाबाद आया। और उसके बाद मुझे ये बताना जरूरी है कि चंद घंटों के अंदर, जैसा किसी ने बताया है कि दंगे के अंदर कोई बड़े इंसान का नुकसान नहीं होता है, कोई बड़ा नेता मरता नहीं है। नुकसान होता है तो गरीबों का होता है, जो दिन में मेहनत करने के लिए कोई ठेला लगाता है, कोई छोटी दुकान के ऊपर कारोबार करता है, मौत उनकी होती है, नुकसान उनका होता है। शाहगंज नाम का एक इलाका है, पूरी अतराफ में जितनी भी छोटी छोटी दुकानें थी वो सभी की दुकानें थी। उसमें सिंधी लोगों की थी, उसमें जैन लोगों की, उसमें मुसलमानों की थी, उसमें हिंदुओं की थी, सभी लोगों की दुकानें थी। वो पूरी मार्केट जला दी गई थी। महज 10-12 दिन के बाद रमजान महीना शुरू होने वाला था और मुझे मालूम है कि वो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो सभी का कारोबार साल भर का जो कमाई करते हैं वो एक रमजान महीने के अंदर, किसी के जूते की दुकान है, किसी के चप्पलों की दुकान है, किसी के कपड़ों की दुकान है। मैं जैसे ही औरंगाबाद पहुंचा, हमने सबसे पहला ये इंश्योर किए कि ये दंगा हो आगे कैसे इसको रोका जाए, और हमने उसको कंट्रोल किया। और फिर हमने ऐलान किया ये कि जितनी दुकानें जली है, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, किसकी भी हो, 1 महीने के अंदर ये पूरी दुकानें हम अपने पैसों से खड़े करेंगे। मेरे साथ मेरा एक साथी है असरार, ये काम हमने उसको दिए और हमने ये कहा कि ये दुकानें दोबारा वैसे के वैसे खड़ी होनी चाहिए। अब हमको ये भी मालूम था कि हम दुकानें अगर बना के दे देंगे तो उनका माल तो पूरा जल गया है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर अच्छा काम करने के लिए अगर आप निकलते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं। मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा कि ये नहीं देखना कि किसकी दुकान जली है करके, हर इंसान की मदद करो, उनका जो भी माल का नुकसान हुआ है वो दोबारा माल वहां पर भरो और वहां पर वो कारोबार शुरू करवाने लगा। राहुल भाई, जब वो दुकान बन गए
तो वो पूरे दुकानदार जितने भी अलग अलग जाति धर्म और मजहब के थे, गरीब लोग थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने रमजान का महीना शुरू हो चुका था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि कल से हम अपना ये कारोबार शुरू करने के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका उद्घाटन आप करने के लिए आए थे। मैं उस वक्त एमएलए था। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये अगर कहेंगे तो वो अपना सीना चौड़ा करके जाएगा और मीडिया को लेकर आएगा और बताएगा कि देखो मैंने किया है करके। मैंने उनसे एक बात कही कि मैंने कहा कि हम वहां पर कोई स्टेज नहीं लगाएंगे, कोई किसी को फूल नहीं देगा, कोई भाषण नहीं होगा वहां पर। हम जितने भी लोग वहां पर है वो सभी लोग हम एक साथ मिलकर, रमजान शुरू हो गया है, हम इफ्तार मनाएंगे और उसी के जरिए हमारा उद्घाटन कर देंगे। कोई स्टेज नहीं लगा, कोई भाषण नहीं हुआ, किसी ने किसी को फूल नहीं पहनाया और हमने सभी लोगों को एक साथ बिठाया। हमने रोजा खोला साथ में और वो उद्घाटन हो गया। दोबारा वहां से उनका कारोबार शुरू हो गया। ये कोशिशें जो है, मैं अब लोक प्रतिनिधि के हैसियत से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, दंगा कभी भी कोई आम आदमी नहीं शुरू करता है। दंगा अगर होता है, अगर राजनीतिक पार्टियां अगर चाहती है, अगर राजनेता अगर चाहते हैं, अगर पॉलिटिशियंस चाहते हैं, तो ही दंगा होता है। और कितने लेवल के ऊपर होना है ये भी वही तय करते हैं। मैं पिछले 9 साल के साथ, मेरी पूरी पॉलिटिकल 9 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कोशिश कुछ दिन पहले 9 अप्रैल को जो की गई थी, वो एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। बहुत छोटा सा मुद्दा था, किराड़पुरे का वो इलाका जहां पर कई सालों से एक परंपरा है कि रामनवमी का जब जुलूस निकलता है, वहां पे जब हिंदू भाई वहां पे बहुत बड़ा एक भव्य जुलूस निकाल कर लेकर जाते हैं, तो कई सालों की परंपरा है कि मुसलमान रास्ते के ऊपर खड़े रह के उन्हें शरबत पिलाने का काम करता था। ये परंपरा थी, कई सालों से चलती आ रही थी। ऐसा क्या हो जाता है कि रातों रात एक दंगे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्या वजह है कि हम सच्चाई तक हमें नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? 11:30-12 बजे का वक्त मैं घर के ऊपर मुझे फोन आता है कि साहब यहां पर मामला कुछ गड़बड़ाया हुआ है, बहुत ज्यादा यहां पर दंगे की हालत हो गई है। मैं वहां पे पीआई पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता हूं फोन के ऊपर, तो वो मुझसे कहता है कि नहीं साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक आधे घंटे के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। लगातार वहां के रहने वाले लोग मुझे फोन कर रहे कि इम्तियाज भाई यहां पर बहुत बुरी हालत है, यहां पर बहुत मामला खराब है, यहां पर पथराव किया जा रहा है। मैं एक सीनियर पीआई को फोन करता हूं, उसकी आवाज जब सुनता हूं फोन के ऊपर तो वो नींद में से उठा हुआ। मैं पूछता हूं उसे आप कहां पे है, तो वो कहता है कि मैं घर पे हूं। बोलिए आप इतनी रात को कैसा फोन किए सर? मैंने कहा कि किराड़पुरे के अंदर कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है। तो कहा सर मुझे नहीं पता है, मैं अभी आप 2 मिनट दीजिए मुझे और 2 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूं। सर 5 मिनट के अंदर वो मुझे एसएमएस करता है, वो एसएमएस आज भी मेरे इसके अंदर है कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और सीनियर ऑफिशियल्स हैव रीच्ड द स्पॉट। वो मुझे एसएमएस करके बताता है कि पूरे सीनियर अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और सिचुएशन कंट्रोल में है। फिर मैं लगातार जब फोन आ रहे तो मुझे एक शक पैदा होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पुलिस से दी जा रही है, जबकि वहां के लोग मुझे कॉल कर करके ये बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ही खराब है करके। तो मैं एक सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पीआई को फोन करता हूं कि आप एक गाड़ी भेजिएगा और 1-2-4 पुलिस वाले मेरे पास भेजिएगा ताकि मैं उस स्पॉट के ऊपर जाऊं। मैं उनसे पूछता हूं आप कहां है पीआई साहब? तो वो पीआई साहब कहते हैं कि मैं घर के ऊपर हूं। जबकि उस वक्त शहर जल रहा था, उस इलाका पूरी तरह से जल रहा था। मैंने कहा कि आप एक गाड़ी भेजिए कुछ पुलिस वालों के साथ। तो वो कहते हैं कि हमारी 3 गाड़ियां वहीं पे है और तीनों गाड़ियां जला दी गई है। तब मुझे ये लगता है कि कुछ न कुछ वैसी बातें हैं जो एक 24 साल की पत्रकारिता का अनुभव होने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि कहीं न कहीं इसके अंदर मिसिंग लिंक है। और मैं
ये फैसला करता हूं कि नहीं मैं जाऊं। बहुत सारे मेरे जो साथी हैं वो मुझे फोन करके कहते हैं कि आप मत आइए यहां पर, क्योंकि मामला बहुत खराब हो चुका है। ये जो नौजवान लड़के जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर कपड़े बांध के रखे हुए हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, आप मत आइए, बहुत रिस्की है। लेकिन मुझे मालूम था कि अगला दिन जो है वो कौन सा दिन है। भगवान राम के नाम के ऊपर आज इस देश के अंदर कैसी सियासत की जा रही है, यह आप भी जानते हैं, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। मुझे मालूम है कि उत्तर राज्यों के अंदर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, वहां पर रामनवमी जिस धूमधाम से मनाई जाती है, ये खबर सोचिएगा कि अगर दूसरे दिन टेलीविजन चैनल के ऊपर आ जाती कि भगवान राम के जन्मदिन के मौके के ऊपर औरंगाबाद में राम के मंदिर के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, हमला हुआ है, तो उसका असर, किसी ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जलता, नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं सर, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती थी, पूरे देश के अंदर। मैं जब वहां पर मोटरसाइकिल के ऊपर पहुंचा तो मैंने जब हालात देखे तो मुझे लगा कि अब मैं अकेला कैसा कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तो रास्ते के ऊपर कहीं कोई पुलिस नजर नहीं आ रही। मैं पहले इनिशियल बहुत कोशिश किया, लड़कों को मारा, पीटा, पुलिस का, मेरे साथ जो गार्ड्स थे इनका डंडा लिया, इनका डंडा लेकर डंडे से मैंने खुद ने पिटाई की। लेकिन जब मुझे ये लगा कि नहीं, ये मेरे हाथ से कंट्रोल के मेरे बाहर है ये मामला, तब मेरे मन में सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह मैं राम मंदिर के अंदर पहुंचूं और वो राम मंदिर को बचाऊं। मैं जब राम मंदिर के अंदर गया वहां पर तो महज 15 पुलिस वाले थे, 15। सवाल ये पैदा हो रहा था कि 2-2.5 घंटे से ये जो नंगा नाच चल रहा था कि जोर जोर से पथराव, बड़े बड़े पथराव किए जा रहे, गाड़ियों को जलाया जा रहा था, रास्ते में जो भी मिल रहा है वो जलाया जा रहा था, तो सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए 15 पुलिस वाले, और वो भी मंदिर के अंदर, यानी कि मंदिर की सुरक्षा भी वही 15 लोग करेंगे, बाहर जो दंगा चल रहा है उसको भी कंट्रोल वही 15 लोग करेंगे। मैं जैसे ही उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ तो मैंने उस एसीपी से पूछा कि पुलिस वाले कहां हैं, बाकी के पुलिस वाले कहां हैं? तो उसने मुझसे कहा कि सर हम लगातार फोर्स मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमने फोर्स भेज दिए है करके। मैंने सीपी को उस वक्त फोन किया, उन्हीं के फोन से फोन किया और मैंने कहा कि सीपी साहब ये शहर जल रहा है, कहां पे है आपकी पुलिस, मुझे बताइएगा। हमने भेज दिए हैं तो वहां तक क्यों नहीं पहुंची है पुलिस? मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मंदिर को जरा सा भी अगर आंच आ गई तो औरंगाबाद इस देश के दंगों का एपिसेंटर हो जाता और पूरे देश के अंदर नेक्स्ट डे क्या हालत होती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने वहां पे पुलिस वालों से पूछा कि ये मंदिर का स्टाफ कहां है, तो मंदिर का स्टाफ ऊपर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपने आप को लॉक करके बैठा हुआ था। मैंने जोर जोर से लड़कों को आवाज दी, वो लड़के बाहर आए, 5 लड़के थे। मैंने उनसे कहा कि और कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि महिलाएं हैं। मैंने कहा लॉक खोलो, मैं खुद आके उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने लॉक खुलवाया, ऊपर गया और उनकी महिलाओं को मैंने आश्वासन दिया कि मैं तुमको जबान दे रहा हूं, जब तक मैं यहां हूं मंदिर के अंदर कोई कदम नहीं रख सकेगा। और मैं जैसे ही उन्हें संभाल के बाहर निकल रहा था तो एक लड़का, मंदिर का ही पुजारी का लड़का, मुझसे ये कहता है कि साहब बाहर ऐसी अफवाह चल रही है कि मंदिर को पूरी तरह से जला दिया गया है और 10 से 15 लोगों को मंदिर के अंदर मार दिया गया है। बस उतना उसका कहना और मेरे अंदर का पत्रकार जागा। मैंने कहा कि तू खड़े रहे मंदिर के सामने और तू वीडियो बना और बोल यहां पर कि मंदिर को आंच नहीं आई है करके। वो वीडियो वहां पर हमने जैसे ही वो मंदिर के लड़के ने बनाया, उसके बाद मैंने खुद ने कहा कि मैं मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूं, ये पीछे राम मंदिर है और बाहर हंगामा चल रहा है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। बाहर जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे, वो वीडियो जैसे ही फैलना शुरू हुआ तो हकीकत सामने आ गई। 2-2.5 घंटे के बाद फिर पुलिस आई, जिस तरह फिल्मों में होता है कि जब सब खत्म हो जाता है तो पुलिस आती है, तो वैसे ही पुलिस आई। और मैंने उस वक्त आपके सामने भी कहता हूं, मैंने उस वक्त भी पुलिस कमिश्नर को कहा था कि आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप
अगर मेरे शहर को जलाने की कोशिश कर रहे, उसमें अगर आपका हाथ है तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और मैंने पूरी कोशिश की। मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के डीजी को पत्र लिखा और मैंने ये मांग की कि ये जो दंगा जिस किसी ने भी करवाया हो, हमने 100 करोड़ रुपया दिया है सिर्फ शहर को, पूरा शहर को सीसीटीवी के अंदर कवर करने के लिए। उस मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर, उस पूरे रास्ते के ऊपर सीसीटीवी थे। दूसरे दिन पता चलता है कि पुलिस ने पूरा सीसीटीवी अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। मेरा यह कहना है कि उस सीसीटीवी को लगा इसी वजह से है, हर शहर को सीसीटीवी से प्रोटेक्ट इसीलिए किया गया है कि अगर कोई अनुचित प्रकार घटती है, कुछ होता है, तो वो सीसीटीवी फुटेज देखे और पता करे कि कौन इसके पीछे है। मेरे पत्र लिखने के बाद कोई जवाब नहीं, ना मुख्यमंत्री साहब देना चाहते हैं। किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, वैसे एक बात बता दूं कि मेरे शहर के अंदर 6 मंत्रियां हैं, वो सब मुझे हैंडल करने के लिए छोड़े गए। 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 जो है वो राज्य के मंत्री हैं। सबको कहा गया है कि तुम इसको संभाल लो अकेले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही ये 6 लोगों को संभालता हूं। तो मैंने ये जब मांग की तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता था कि इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को मैंने पत्र लिखा और मैंने ये कहा कि इसके पीछे जो भी दोषी है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने ये मांग की कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए ये इसकी इंक्वायरी कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने कहा वो मंदिर क्यों गया था, वो बाहर क्यों नहीं था। वो बाहर इसलिए नहीं गया था कि तुम घर में बैठे हुए थे, मैं मंदिर को बचाने का जिम्मा उठाया था। मैंने वो जिम्मा, अगर तुम आते, तुम तो केंद्र के अंदर मंत्री है, तुम तो पूरी फौज लेके आ सकते थे, लेकिन तुम घर में बैठे रहे। सुबह 6 बजे कड़क कपड़ों के साथ, खादी के सफेद पैंट, सफेद शर्ट के अंदर हाजिर हो जाते हैं वहां। जब उन्होंने ये कहा कि वो बाहर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा था, एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा कि जहां पर मैं डंडा लेकर लड़कों के पीछे दौड़ रहा हूं, मार रहा हूं। मुझे वहां पर जो 15 पुलिस वाले थे जिन्होंने बहुत करीब से अपनी मौत को देखे थे, उन्होंने कोई सच बोले या झूठ बोले, लेकिन जो 15 पुलिस वाले वहां पर थे जिन्हें उनके ही डिपार्टमेंट के पुलिस वालों ने मरने के लिए छोड़ा था, उस वक्त अगर कोई फरिश्ता बनकर गया था तो इम्तियाज जलील गया था वो पुलिस वालों के लिए। क्या वजह है कि छोटी सी अगर घटना होती है तो आप इंक्वायरी करवाते हैं, 2 लोग मर गए हैं, इतना बड़ा दंगा हुआ है और आप इंक्वायरी करना नहीं चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर आया है, साइन किया हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैंने शिकायत की कि मोदी जी, मैं चाहता हूं कि इस दंगे की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये दंगे की इंक्वायरी मैं तो मांग कर रहा हूं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से, अगर आप चाहते हैं तो सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाइएगा। महाराष्ट्र के सरकार के अधिकारियों पे से मेरा विश्वास उठ चुका है। लेटर का रिप्लाई क्या आया है? डियर श्री जलील, I have received your letter of April 3, 2023 with regards, नरेंद्र मोदी। मैंने आपको क्या आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन लेटर किया? मोदी जी कैसे हैं आप? अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक हो रहा है, बढ़िया है आप? हाँ, जवाब दीजिएगा। तो उन्हें एक लाइन लिख के भेज रहे हैं कि हाँ सब बड़ा है, मैंने आपसे मांग की है और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि मुझे तो सब कुछ बाहर लाना है, तुम्हें कुछ छुपाना है। तुम छुपाना चाहते हो कुछ, इसीलिए तुम खामोश है, वरना अगर है हिम्मत करिए इंक्वायरी। मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे मोबाइल के ऊपर लिए हुए फुटेजेस
जब फायर ब्रिगेड ऑफिसर को मैं बात कर रहा हूं, आधे किलोमीटर की दूरी के ऊपर फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई। 13 गाड़ियां, कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर या ऑटो रिक्शा नहीं, 13 पुलिस की गाड़ियां, बड़ी बड़ी वैन्स जो थी, वो मंदिर के सामने खड़ी हुई। एक के बाद एक 13 गाड़ियां जलाई गई। 13 गाड़ियां पूरी की पूरी जलाई गई। मैं मंदिर से वो नजारा देख रहा हूं। मैं फायर ब्रिगेड ऑफिसर को कॉल कर रहा हूं तो फायर ब्रिगेड ऑफिसर मुझको जवाब दे रहा है कि सर, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां खड़ी है, लेकिन पुलिस हमें आगे जाने नहीं दे रही है। इंक्वायरी कराइए, मैं दूंगा। अब सवाल यह है कि 13 गाड़ियां उस मंदिर के सामने जलाई गई, तो क्या एक एक वैन के अंदर एक एक पुलिस वाला आया था? 13 गाड़ियां, बड़ी बड़ी वैन्स के अंदर आए हुए पुलिस वाले कहां थे? मंदिर में तो सिर्फ 15 पुलिस वाले, सड़क के ऊपर कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। तो फिर 13 गाड़ियों में आए कौन थे? या तुमने छोड़ दिए थे कि जलाओ ये गाड़ियां? कहां गए वो पुलिस वाले? कुछ तो बताओ। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि सीपी यहां खड़ा हुआ था, डीसीपी यहां था, एसीपी यहां पे था। कोई नहीं थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि तुम अपनी राजनीति के लिए कितने और लोगों की जानों के साथ सौदा करेंगे और कब तक हम इसका शिकार होते रहेंगे? मैं जब घर से कपड़े चेंज करके निकल रहा था तो मेरा लड़का मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा कि डैडी मत जाओ, बहुत बुरा हालत है वहां पे, बहुत रिस्की है। उस वक्त अगर मैं ये सोचता कि अगर मैं गया वहां पर, एक पत्थर मुझे लग गया, दंगाई मुझे अगर मारे तो क्या होगा करके कोई भी आदमी सोचता। लेकिन मुझे मालूम था कि इस शहर को बचाना है तो किसी न किसी को आगे आने की जरूरत थी। और आज मैं सोचता हूं तो मैं खुद अपने आप से ये सवाल करता हूं कि इम्तियाज जलील, तुमने ये कैसे करवा लिया? ये कैसे मुमकिन हो गया कि कैसे तुम ये फैसले लेते चले गए कि मंदिर के अंदर तुम्हें पहुंचना है करके? दूसरे दिन का हालत अगर आप देखते हैं, जितने शहर के बड़े बड़े नेता हैं वो मंदिर में आके है तो सिर्फ मीडिया से बात करने की बात कर रहे थे। इसमें किसी में इतनी ये नहीं थी। आज किसी ने, जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मीडिया वालों ने मुझसे ये सवाल किया कि तुमने एक मंदिर को बचाने का काम किया। मैंने मंदिर के साथ कई सारे देश के मस्जिदों को भी बचाने का काम किया, क्योंकि ये अगर होता तो शायद दूसरे दिन कितने सारे मस्जिदों को भी निशाना बनाया जाता है। क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं सप्तर्षि साहब कि 5% जो लोग हैं, जो लुच्चे हैं, ये वही 5% लुच्चे लोग हैं जो पूरी तरह से दंगे करवाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। ये इन्हीं की कारस्तानी है। लेकिन 95% अगर लोग अगर अच्छे हैं, किसी भी जाति धर्म के अंदर, हर जाति धर्म का आदमी, कोई नहीं चाहता है कि मेरे शहर के अंदर दंगा हो, कि कोई नहीं चाहता है। लेकिन हम 95% खामोश है। इसीलिए जब मीडिया वाले ने मुझसे पूछा कि आपने वो मंदिर बचाए हैं, अब आगे क्या करेंगे, मैंने कहा कि मैं सिर्फ इतनी विनंती करूंगा कि इस देश के अंदर दंगे उस वक्त रुक जाएंगे कि जब मंदिर के ऊपर कोई हमला करेगा तो 4 मुसलमान वहां जाकर खड़े हो जाओ, और किसी मस्जिद के ऊपर कोई हमला करने की सोच रहा है तो 4 हिंदू भाई वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। कोई किसी की मजाल नहीं है कि इस देश के अंदर दंगे करवाएगा। मैं ये लड़ाई यही खत्म नहीं करूंगा। हो सकता है कि कल अदालत में अगर चले जाऊं तो अदालत कहेगा कि आप जाओ, अधिकारियों से पूछो, आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखो। तो मैं अदालत में जाकर ये कहूंगा कि मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी ने कहा कि सब ठीक, सब चंगा है, बताइए। तो हो सकता है कि कल मैं अदालत में भी जाऊं और इसकी इंक्वायरी करवाने लगाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस बात के ऊपर पूरा यकीन के साथ पहुंच चुका हूं कि इस देश के अंदर दंगा
ना हिंदू चाहता है, ना मुसलमान चाहता है। इस देश के अंदर अगर सियासी पार्टियां अगर इंसानों को खिलवाड़ समझकर इंसानों की जान के साथ इस तरह से अगर खेल खेलने लगे तो कहीं ना कहीं हम सबको खड़े रखने की जरूरत है। मुझे जाती तौर के ऊपर खुशी है कि इस हॉल के अंदर मेरे अपने लोगों के बीच में इन पत्रकारों के साथ जिनके साथ मैंने इतने साल काम किया हूं, यहाँ पर आज यहाँ पर मुझे बुलाया गया है। मैं राहुल डंबाले साहब और खास तौर से कुमार सप्तर्षि साहब, इस उम्र के अंदर इतनी देर वो मेरे लिए बैठे, आप सभी लोग आए हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।